आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। तो गाजा में अब बम नहीं बरसेंगे। 2 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद इजराइल आखिरकार ट्रंप के पीस प्लान पर सहमत हो गया है और इसे नेतन्याहू की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही इजराइल हमास युद्ध को अब समाप्ति के तौर पर देखा जा रहा है। इस पीस प्लान के तहत दोनों देश जो पक्ष हैं उनकी ओर से बंधकों की रिहाई का रास्ता भी खुल गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट एक्सपर्ट संग। आज हम चर्चा की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये गाजा में हमास और इजराइल के बीच ये वाकई में एक मुकम्मल शांति का प्लान है या इसमें कुछ पेच अभी बाकी है। ये खबर न केवल बड़ी और अहम है बल्कि इस खबर से दुनिया भर के तमाम देशों ने चैन की सांस ली है। तो आखिर वो खबर है क्या ये भी बताने की जरूरत है। दरअसल मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली 2 साल से जारी इजराइल हमास जंग अब समाप्ति की ओर है। बता दें कि इजरायली कैबिनेट ने इस युद्ध को लेकर ट्रंप के पीस प्लान को मंजूरी दे दी है और इस तरह इजराइल हमास युद्ध शांति बहाली की ओर बढ़ गया है। इसी पीस प्लान का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। इजराइल और गाजा के लोग खुश हैं। समझौते के तहत दोनों ओर के बंधकों की रिहाई होगी। इजराइल की सेना पीछे लौट जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये शांति समझौता ट्रंप के 20 सूत्री पीस प्लान का पहला चरण है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण के तहत क्या क्या होने वाला है। समझौते के तहत जल्दी ही सभी बंधकों की रिहाई होगी और इजराइल अपनी सेना को एक सहमत रेखा तक वापस बुला लेगा। अगले 72 घंटे में समझौते के तहत दोनों पक्ष बंधकों की रिहाई करेंगे। इजराइल और गाजा के बीच हुए शांति समझौते का भारत ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू को गाजा शांति समझौते पर सहमति बनाने के लिए की गई कोशिशों की सराहना की है और उन्हें बधाई भी दी है। साथ ही पीएम मोदी ने यह बात भी दोहराई है कि आतंकवाद पूरी तरह से अस्वीकार है। लेकिन इजराइल हमास पीस समझौते में कई ऐसे पहलू भी हैं जो आने वाले समय में समझौते को अटका सकते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हमास हथियार छोड़ेगा। समझौते में यह साफ नहीं है कि किस तरह और किस समय हमास को हथियार छोड़ने होंगे और हमास ने भी अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरा बड़ा सवाल, गाजा में शासन और प्रशासन कौन करेगा। जब हमास को शासन की भूमिका छोड़नी पड़ेगी तो उस खाली जगह को कौन भरेगा। कोई सरकार, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण, ये भी स्पष्ट नहीं है। खैर, अब इजराइल की गाजा के साथ युद्ध विराम की ये बड़ी पहल निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में शांति बहाली के तौर पर न केवल अहम है बल्कि इसके दूरगामी सकारात्मक असर भी अब देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा में खास मेहमान आज के हमारे जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का, प्रोफेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील सिंघल सर, पूर्व राजनयिक हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर सिंघल आपका हमारे शो पे। मनोज पंत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, विजिटिंग प्रोफेसर शिवनाथ यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। मैं चर्चा की शुरुआत एम्बेसडर सिंघल सर आपसे करना चाहूँगा। आपका एनालिसिस इस वक्त क्या कह रहा है सर। कहा यह जा रहा है कि अब शांति होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शांति वाकई में एक स्थायी, एक दीर्घकालिक शांति है या अभी प्रश्न गाजा की हवा में इर्द गिर्द अभी भी तैर रहे हैं सर। देखिए, ये जो यहाँ पैलेस्टाइन और या मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, ये आज का तो है नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। और ये हम सोचें अगर कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 20 पॉइंट का प्रोग्राम दे दिया और उससे एकदम शांति हो जाएगी, तो आई थिंक ये हमारी थोड़ा जल्दबाजी होगी मेरे विचार से। अभी जो हुआ है ये फर्स्ट फेज हुआ है एंड आई विल कॉल इट ए सीज फायर, कि एक ये सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग हुई है और इसमें भी मुझे अभी इस वक्त भी इसमें समस्या नजर आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेडिबल जो है वेरिफिकेशन, इसको जो वेरीफाई होगा वो किस तरह से होगा, क्या होगा। दूसरा, गाजा में किसकी गवर्नमेंट होगी, कौन उसको पुलिस वर्क करेगा, कौन क्या करेगा, उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और एनफोर्समेंट कैसे होगा इसका।
अगर एक पक्ष नहीं करता है तो दूसरा उसको क्या, उसके पास सबूत, उसके पास में क्या हथियार है, क्या उसके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो और अभी भी जैसे शुरू-शुरू में भी ही जैसे समस्या आ रही है कि हमास ने जो लिस्ट दी है, उसमें इज़राइल एग्री नहीं कर रहा है। दूसरा, इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी खुद शेकी ग्राउंड पर हैं, क्योंकि उनके जो उनको समर्थक हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, वो इस प्लान को मानने को तैयार नहीं है। तो अभी भी ये जो हो रहा है, सबको ये अच्छी बात है कि ये कोशिश करी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल से जो चल रहा था, उसका एक उसका अंत करने की कोशिश करी जा रही है। तो मेरे विचार से एक बहुत अच्छी कोशिश के अलावा मैं अभी इसको इससे ज़्यादा मैं इसकी महत्व नहीं मानूँगा। जब तक ये 1 हफ्ते के अंदर अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है, तब मैं उम्मीद जगेगी कि हाँ, यहाँ पे कोई शांति की कोशिश या उम्मीद है हमें। यहाँ एब्सोल्युटली पे सर, मैं अपना एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या आप भी सर इसे जस्ट हॉल्ट टू मिलिट्री ऑपरेशंस फेज 1 को जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ यही है या ये एक मुकम्मल शांति का पहला पड़ाव आप देख रहे हैं? ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं, क्योंकि 20 सूत्रीय प्रस्तावना काफी डिटेल से सामने आई है और कम से कम ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो ड्राफ्ट था उसमें 8 मुस्लिम देशों का ड्राफ्ट भी एक तरह से शामिल था। हालांकि उसमें भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वो 21 सूत्रीय प्रस्तावना का ड्राफ्ट था, ये 20 सूत्रीय है और इनमें फर्क है आपस में। पर अभी तक जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, मुझे लगता है उनमें से सबसे ज्यादा विस्तृत एक तरह से इनिशिएटिव है और कुछ हद तक आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से शर्म शेख में बातचीत शुरू हो गई है, उसमें दोनों तरफ के लोग बात कर रहे हैं, अमेरिकन डेलीगेशन भी है। तो अभी तक के जितने भी इनिशिएटिव हैं उनमें इसको अच्छा कहा जा सकता है, पर मैं उसमें भी सहमत हूं कि इसमें काफी अड़चने हैं। अभी सबसे बड़ी अड़चन तो ये है कि ना तो इजराइल के अंदर जो नेतृत्व है उसमें एक मत है इसको लेकर, और ना ही हमास के अंदर इसको लेकर एक मत हुआ है अभी। और ये अपेक्षा करना, जिस तरह से प्रस्तावना में कहा गया है कि जो हमास है वो निशस्त्र कर ले, अपने आप को हथियार छोड़ दे, अपने संगठन को भंग कर दे और भविष्य में कोई भूमिका की अपनी अपेक्षा ना करे कि किस तरह से गाजा में विकास होगा या प्रशासन होगा या नेतृत्व नेतृत्व किस तरह से बनेगा भविष्य में। तो वो मुझे लगता है ज्यादा जटिल समस्याएं हैं जिनको लेकर तालमेल बनाना बहुत मुश्किल होगा। पर अभी तक जो कदम लिए गए हैं उसमें कम से कम जो सूची है, लिस्ट है, जो 48 जो बंदी हैं हमास के पास इजराइल के, जिनमें से 20 अभी जीवित हैं, वो सूची दी गई है। इसी तरह से करीब 1700 या 2000 फिलिस्तीनी जो डिटेनी है इजराइल में, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, इनको दी जाएगी। तो फिलहाल कम से कम युद्ध विराम अभी 2 दिन से आपको लग रहा है कि बना हुआ है। हालांकि 19 जनवरी में भी इस तरह का युद्ध विराम हुआ था, उसके बार बार उल्लंघन हुए थे, फिर 2 महीने बाद फिर पूरी तरह से युद्ध शुरू हो गया था। तो अभी तक 48 घंटे की बात करें तो मुझे लगता है कि माहौल जो है वो सकारात्मक है, बातचीत हो रही है। पर ये मान ले कि चीजें एकदम शांतिपूर्वक व्यवस्था हो जाएगी चीजों की, वो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ज्यादती होगा इतना ऑप्टिमिस्टिक होना। क्योंकि अब देखें, नेतन्याहू मानते ही नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन को, वो नहीं मानते हैं। वो ये भी नहीं मानते हैं कि जैसे प्रस्तावना में कहा गया कि हमास के जो लोग हथियार छोड़कर, अपना संगठन छोड़कर जाना चाहेंगे उनको जाने देंगे। नेतन्याहू तो नहीं मानते, वो तो जड़ से इनको खत्म करने की बात करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिन गाजा के इलाकों में उनका दबदबा या कंट्रोल है, वहां अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत कर दें। तो काफी फर्क है दोनों तरफ के रुझान का, और अंदरूनी जो तालमेल में एक सहमति नहीं है दोनों तरफ से, वो मुझे लगता है इसको काफी जटिल बनाएगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, या क्या पूरा एक तरह से स्टेप बाय स्टेप। उसमें समय सारणी ही नहीं है कि कब क्या करना चाहते हैं। उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जी। नुकसान ये कि बातचीत इंडेफिनिटली चल सकती है, और फायदा ये कि किसी को प्रेशर नहीं है कि आपको कल तक ही ये निर्णय लेना है। और मुझे लगता है मोटे तौर पर पूरी 20 सूत्रीय प्रस्तावना में सबसे पहला जो फोकस है वो इजराइल की सुरक्षा पर है। जबकि आज जिस तरह से सीरिया में, लेबनान में, गाजा में, ईरान में, कतर में हमले किए हैं इजराइल ने,
तो उन देशों की सुरक्षा की बात इसमें नजर नहीं आती, इजराइल की सुरक्षा की बात आती है। और दूसरी, वो विकास और वहां आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की उनको लगता है कि उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेतृत्व फिलिस्तीनियों को कब मिलेगा, उनको अपना राष्ट्र, अपना राज्य कब मिलेगा, वो कभी भविष्य में मिल जाएगा। जी। उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, राष्ट्रपति ट्रंप उसके अध्यक्ष बनेंगे। तो अभी काफी उलझने मुझे काफी लगता उलझने है। हैं, बिल्कुल हम सर। 48 और घंटे स्वाभाविक है, उलझनों वही के साथ अच्छा साथ ये जो प्रश्न हैं वो उभरने अभी स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि हर कोई ये शत प्रतिशत तौर पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वाकई में ये एक स्थायी शांति की ओर बढ़ रहा है। बट पंत सर, 735वां दिन है सर आज, जब से वॉर डिक्लेयर हुई है, और इन 735 दिनों में इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स बड़ी उथल पुथल हुई हैं सर। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही दुनिया के बिजनेसेस ने इसको एक तरह से एक एब्जॉर्ब भी कर लिया था और अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी तैयार कर लिए थे। बट अब क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की या जियोपॉलिटिकल बिजनेस, जियोपॉलिटिकल ट्रेड में क्या कुछ आप फर्क देख रहे हैं इसके बाद, या ये एक रीजनल एपिसोड बनकर ही रह जाएगा? बाकी सारी चीजें क्या डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी है? देखिए, इसका ग्लोबल ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम द इजराइल साइड और फ्रॉम द इफ यू वांट टू कॉल इट हमास और पैलेस्टाइन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लेकिन फर्क पड़ेगा कि इसमें थोड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सर्टेनिटी आएगी। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत चेंज हो जाएगी। ये यूक्रेन का मामला इज मोर डेंजरस एज फार एज ग्लोबल पॉलिटिक्स कंसर्न। वो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ रूस एंड ऑल। ये बहुत लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है इसका, लेकिन हल का इम्पोर्टेंस यही है कि अब लेट अस सी अगर अमेरिका इसको पीस को ब्रोकर करेगा नहीं। एक तो आपने कहा भाई आप फायरिंग शुरू कर दिए, एंड दैट इसमें तो आई थिंक मिस्टर नेतान्याहू भी समझ गए हैं कि जो भी अक्टूबर 7 को हुआ, लेकिन ये जो पिछले क्या मतलब 3 हफ्ता 1 साल से जो जेनोसाइड चल रहा है, अभी दिस इज जेनोसाइड। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी अक्टूबर 7 को हुआ, तो दैट कैन नॉट गो ऑन। आप देखेंगे उनको कोई सपोर्ट नहीं है इवन विद इन अ लॉट ऑफ यूएसए एंड यूरोप एंड अदर। तो ये तो बंद होना था, तो ये तो बंद हो जाएगा। इसको वो फिर शुरू करेंगे कि आई कैन नॉट से। लेकिन देखिए, दूसरी चीज ये है कि आई हैव सम सिंपैथी फॉर द इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर वो सोचते हैं कि हमास मीन्स हमास है क्या, हमास ये पैलेस्टीन रेजिस्टेंस मूवमेंट है। कल ये बंद हो गई, पैलेस्टीन खुश नहीं होंगे तो फिर शुरू हो जाएगी, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सो लॉन्ग टर्म पीस होगी कोई कह नहीं सकता, कोई कह भी देगी ये इंश्योर कर देंगे वो, क्योंकि इन दोनों पार्टीज में जो इशू है इट इज अ रिलीजियस डिस्कॉर्ड। ये खाली इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दिस इज द वेरी रिलीजियस डिस्कॉर्ड, और रिलीजियस डिस्कॉर्ड को एंड करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई विल नॉट से कि लॉन्ग टर्म बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव एट द मोमेंट, लेकिन शॉर्ट टर्म सर्टनली अगले 1-2 साल में देखिए जो भी इसराइल ने जोर लगाया पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते, दे हैव सीन कि इससे क्या करोगे, तो इन पूरी सिविलाइजेशन को थोड़ी खत्म कर दोगे। तो जो भी हुआ, हाउएवर इम्पोर्टेंट अक्टूबर 7 इज, आई बिलीव इस समय जो वहां पर जेनोसाइड होना हुआ था ना, आई कॉल इट जेनोसाइड। इतने डिफेंसलेस लोग हैं, चाहे किसने भी किया हो, लेकिन ऐसे लोग मारना हो, फिर कोई भूख से मर रहे हैं, कोई बॉम्बिंग से मर रहे हैं, दिस इज वन वे ट्रांजैक्शन। ये खत्म हुआ, ये बहुत जरूरी है। पर इसका कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ा है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ज़्यादा जो बड़ी चुनौती है ग्लोबल फ्रंट पर, ट्रेड और इंटरनेशनल सप्लाईज के फ्रंट पर, वो अभी मोर्चा जस का तस बना हुआ है रूस और दूसरी तरफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट अफेक्ट्स ग्लोबल ग्रेन ट्रेड, इट अफेक्ट्स ग्लोबल ऑयल ट्रेड, एवरीथिंग। तो यूक्रेन में बहुत फर्क मैं आऊँगा सर उस पर भी कि क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ दुनिया में जब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई शांति की बात की जा सकती है, उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी संभवतः हो। मैं आऊँगा सर उस पर, बट इस वक्त जो बड़ी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं वो हैं दूसरे चरण। एम्बेसडर सिंघल सर,
अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, यकायक तो अब ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा 735 पे दिन अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ सीज फायर बिगिंस, आईडीएफ पुल बैक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो भी गया है वहाँ पे। हॉस्टेजेस जो है उनके रिलीज लगभग अगले 72 घंटे में हमको पूरी पिक्चर मिल जाएगी। बट जो बयान आ रहे हैं, और ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका जिक्र प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर ने भी किया, कि निरस्त्रीकरण कैसे होगा हमास का। हमास इस पर संभवतः सहमत नहीं है और नेतन्याहू अभी से दावे करने लगे हैं कि हमास विल बी डिसआर्म्ड, गाजा डीमिलिटराइज्ड हम करेंगे जैसे ही ट्रूस बिगिन होगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक मिलिट्री ऑपरेशंस के रुकने से कम एक दूसरा सॉफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा आपको। तो ये जो आगे के चरण हैं ये कितने चुनौतीपूर्ण हैं सर? देखिए, अब जैसा अभी डिस्कस हो रहा है कि अभी तो हमें पहले चरण में ही थोड़ी समस्या लग रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो अभी तो दूसरे चरण की जो बात है उसका तो अभी डिस्कशन शुरू होना है। और अभी से इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। हमास कह रहा है कि हम जो है अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसके लिए ट्रू रहेंगे और उसके लिए हम बराबर उसके लिए संघर्ष करेंगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य था हमास को पूरी तरह से खत्म करने का, हम उसमें कामयाब होंगे। तो यहीं पे बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है मेरे को, जिसको उसको बीच की स्थिति में लाना, वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ा काम होगा। अगर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये 5-6 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर कर पाते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि अगर मेरा अपना ये विचार है कि इसकी जो रूट कॉज ये है कि इजराइल पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। पैलेस्टाइन या हमास या मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक इस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तब तक मुझे यहां पर पीस होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका आंसर होना बहुत जरूरी है, तभी आगे ये लोग बढ़ेंगे। क्योंकि हमास को कहा जा रहा है, जिसमें 20 सूत्री जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि उनका ना तो कोई रोल होगा गवर्नेंस में, ना उनका जो है उनको पूरी तरह से डिसआर्म होना पड़ेगा। तो इसमें अगर ये इसको अप्लाई कर दिया जाता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो हमास को इसमें क्या मिल रहा है, तो वो क्यों एग्री करेंगे इसके लिए? तो उसका मुझे अभी तक कोई इसका उत्तर कहीं नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ इनके यहाँ जो रीजनल प्लेयर हैं, ईरान है, ईरान का हमास का सबको मालूम है कि ईरान जो है हमास को बहुत सपोर्ट करता है। तो वो ईरान क्यों उनको इस तरह से पूरी तरह से एक जो उनके हाथ में इतना अच्छा नॉन स्टेट एक्टर है जो भी है वो उनके लिए रोल प्ले करता है, वो तो उसको वो क्यों खत्म करना चाहेंगे? उधर इवन जो और दूसरी जो शक्तियां हैं, जो प्लेयर हैं इसमें, उनको भी जो है उसमें मेरे ख्याल से उनको कोई फायदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो भी से है वो खत्म हो जाएगी अगर ये जो प्लान जिस शेप में इस वक्त है अगर उसमें ये इंप्लीमेंट होता है तो। और उधर जैसा मैंने पहले कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो खुद बड़ी वीक हो रही है। उनको सब वहां पर कहा जा रहा है उनसे, जो उनके सपोर्टर हैं अल्ट्रानेशनलिस्ट, कि आप सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था, आपने कहा था कि इसमें गाजा में पूरी तरह इस हमास को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देंगे और हम जो है अगर ये बंधक जो है नहीं देंगे तो हम छुड़ा लेंगे। अब ये 2 साल में भी वो अपने आप नहीं छुड़ा पाए उनको, जबकि सबको मालूम है कि हमास ने उनको गाजा स्ट्रिप में ही कहीं रखा हुआ है। और तो इतना कब्जा होने के बाद, इतनी आर्मी होने के बाद वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं अचीव कर पाए। तो नेतन्याहू की पोजीशन खुद अपने आप बहुत वीक हो रही है, और उनको जैसा कि हमें मालूम है उनकी पहले से भी पोजीशन बहुत वीक है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस वगैरह भी चल रहे हैं। तो मुझे जो है सेकंड फेज आने तक मुझे बहुत समस्याएं इसमें खड़ी नजर आ रही हैं। उसके लिए जब तक दोनों साइड या और सारे देश मिलकर के सैक्रिफाइस नहीं करेंगे अपने इंटरेस्ट का, पोजीशनिंग चेंज नहीं करेंगे, तब तक मुझे इसमें नहीं लगता कि आगे कोई बड़ा ये आपने बड़ा बहुत ही अच्छा मसला छेड़ा सर, वो है नेतन्याहू। अब देखिए फिर से नेतन्याहू एक तरह से धुरी बन चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मुझे बताइए, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इजरायली अखबारों को और वहाँ पर नेतन्याहू के बयानों को बड़ी प्रमुखता दी जा रही है
और उसमें से सबसे प्रमुख जो उनका बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि अगर चीज़ें ठीक ठाक तरीके से संपन्न नहीं हुई तो वी विल रिटर्न टू वॉर। ये नेतन्याहू साहब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, वॉर की बात अभी भी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उधर से राजनीतिक रूप से नेतन्याहू के घर के भीतर भी जो दक्षिणपंथी गठबंधन भी हैं, बेन ग्विर हैं, स्मोट्रिच हैं, वो जैसे सहयोगी, वो कह रहे हैं कि हमास को अगर आपने डिसआर्म नहीं किया तो फिर सरकार गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। तो आप ये बताइए सर कि अभी इस वक्त नेतन्याहू की क्या स्थिति है और इस ट्रूस की या आंशिक रूप से जो भी ये बात आगे बढ़ रही है, इसके बाद नेतन्याहू के लिए कौन सी चुनौतियां उभर रही हैं? देखिए, ना केवल नेतन्याहू, राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कह चुके हैं कई बार कि यदि हमास उनके 20 सूत्रीय प्रस्तावना को नहीं मानेगा और युद्ध खत्म नहीं होगा तो फिर इजराइल को खुली छूट होगी कि जिस तरह से भी अपनी सुरक्षा वो समझता है कि उसको बनाने की जरूरत है, वो जो करना चाहे कर सकता है। वो धमकी ट्रंप से भी ये आ चुकी है। शायद इसीलिए हमास पहली बार इस पर राजी हो गया कि वो सारे जितने कुल उसके पास बंधक हैं उनको छोड़कर इजराइल को दे देगा। पर दूसरी बात इसके साथ जो युद्ध की संभावनाओं को और बढ़ा देती है वो ये कि जैसा आपने खुद कहा कि पिछले 2 साल में नेतन्याहू की अपनी सरकार में ही लोग एक के बाद एक उनको छोड़कर गए हैं, और जो हैं उनकी अक्सर इस तरह की कमेंट आता है कि वो शायद उनका साथ नहीं देना चाहते और आक्रामक रवैया लेना चाहते हैं। और कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि शायद नेतन्याहू का अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो जुड़ा हुआ है युद्ध से। युद्ध बंद हो जाएगा तो शायद यदि चुनाव होंगे तो उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी काफी तनाव टकराव लोगों का इजराइल में है। और क्योंकि युद्ध चल रहा है लगातार, थोड़ा सा एडिशन सर दर्शकों के लिए कर लूं कि सर जो बात बोल रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2025 का ट्रूस भी नेतन्याहू ने ही तोड़ा था और क्यों वो बुरी तरह से घिर गए थे, तो ट्रूस तोड़कर फिर युद्ध में चले गए। तो वो इस तरह से मैन्यूवरिंग करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं वहां पर। तो संभवतः अभी भी कुछ हो सकता है, इसी का इशारा। सर प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक उसी तरह से मैं कह रहा हूं जैसे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और इजराइल में नेतन्याहू युद्ध के चलते सत्ता में बने हुए हैं। यदि युद्ध समाप्त होता है तो क्या ये लोग सत्ता में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो इसको भी एक तरह से उनकी कहीं के कंपल्शन मान सकते हैं कि उनका रुझान लगातार बल प्रयोग करने का है, युद्ध का इस्तेमाल करके वहां बिल्कुल हमास को समाप्त करने का है। और ये अपेक्षा कर लेना, जैसे कहा गया कि मान लीजिए हमास समाप्ति भी हो जाता है तो यदि फिलिस्तीनी लोगों को ये रहेगा मन में कि हमें एक तरह से कोई न्याय नहीं मिला, जहां हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हो सकता है किसी दूसरे रूप में इस तरह का जो आक्रोश है वो नजर आए, फिर से कोई इस तरह का संगठन बने। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा आप कहें कि यथार्थ जिसको मान सकते हैं वो ये कि शायद संतुलन और एक तरह से ठहराव बन सकता है, संतुलन बनेगा। पर क्या शांति बनेगी, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अभी सामने नजर नहीं आता और कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग सोच है। और आज ही देखें कि मारिया मचाडो को मिला है अंतर्राष्ट्रीय नोबेल शांति पुरस्कार, तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति ट्रंप का रुझान युद्धों को बंद करने को उसी तरह से बना रहेगा जिस तरह से पहले था? वो कई बार कह चुके हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कई कारणों से ये चिंता का विषय उनके लिए जो इतना था उतना ना रहे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एक तरह से शांति तो बनी रह सकती है। जी। पर क्या वो इस पूरे उलझे हुए जो माहौल है उसको एक तरह से शांति की ओर ले जाएगी, मुझे फिलहाल नहीं लगता। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम सभी यही कह रहे हैं कि अभी ठहराव होगा, युद्ध विराम बना रहे तो अच्छी बात है, संतुलन बना रहे अच्छी बात है। अब ये संभवतः लगती है। हाँ, शांति बनेगी वो नहीं लगता है अभी संभव। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये सारा जो खेल है, ये जो पूरा का पूरा जो स्वांग है वो ट्रम्प साहब ने इसलिए भी रचाया कि उनको नोबेल मिल जाए। अब नोबेल तो नहीं मिला, अब उनका मूड पलट न जाए। अभी खबर आ रही है कि आज रात, मतलब भारतीय समय अनुसार आज
आधी रात के बाद, और वहाँ के तो अर्ली मॉर्निंग होगी, बट सॉरी लेट नाइट होगी वहाँ पे, लेट इवनिंग। तो क्या वहाँ पर वो कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं? तो वो आज रात 2:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार पता चलेगा कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं। बट बहरहाल प्रोफेसर पंत सर, भू राजनीतिक जोखिमों में ये अगर ये ठीक ठाक आगे बढ़ जाता है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कम होगा। तो इंटरनेशनल, मैं आपको फिर ट्रेड के नज़रिए से ही पूछूंगा, क्या जो यमन के जो हूती विद्रोही हैं, वो जो जहाज़ों पर हमला कर रहे थे, वहाँ पर क्या और कमी आएगी? सुएज़ कैनाल में थोड़ा सा दबाव क्या कम होगा? रेड सी में जो व्यापार मार्गों पर सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं थी वो ठीक होगी? जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनमें बाधा कम होगी? तो क्या इस छोटी छोटी चीज़ें सुधरने से कुछ होगा सर, या वहाँ तक न जाएं अभी? जो हुतीज हैं, दे आर क्रिमिनल्स, वो पायरेट्स हैं, उनको पैसे चाहिए। वो पहले भी यही करते थे, बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट। वो तो उनको ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने इसराइल का, ये पैलेस्टाइन का साइड लिया, हमास का, क्योंकि ईरान उनका बैकर है। तो जब तक ईरान बैक करता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो कोई कह नहीं सकता कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, ईरान स्टॉप बैकिंग हुतीज। तो हुतीज की पायरेसी जो है वो चलती रहेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। कोई भी ट्रेडिंग चैनल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ दी ये हमास कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा, आई विल से वन मोर थिंग, कि जो हम सब हमास की बात कर रहे हैं, ये हमास है क्या? ये हमास कोई 1,000-2,000 लोग थोड़ी हैं, वो तो आज बैठ जाएंगे। हमास तो एक मूवमेंट है। जब तक, जैसे कि आई थिंक पहले वाले स्पीकर ने भी कहा था, जब तक ये लोग ना माने कि हम दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और एक दूसरे को एग्जिस्ट करना चाहता नहीं, तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट होगी। बट एक बात है, एक चीज मिस्टर नेतान्याहू समझ गए हैं कि जितना उनको ढील दी ट्रंप ने, कोई प्रेसिडेंट फ्यूचर में नहीं देगा। उसके बाद भी वो एक पूरे सिविलाइजेशन को थोड़ी एक्सटिंग्विश कर पाएंगे। उन्होंने कोशिश की थी, ही ट्राइड। इनफैक्ट द ओरिजिनल आइडिया वाज कि वो पूरा ही गाजा खाली कर देंगे। गाजा अगर खाली हो जाएगा तो दे विल हैव कंप्लीट एक्सेस टू द सी बोर्ड ओवर देयर। आपको लोकेशन बताइए गाजा स्ट्रिप की, एंड दैट विल बी परफेक्ट फ्रॉम देयर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट वो कर नहीं पाए, और जितना डील उसको ट्रंप ने दी है वो कभी नहीं मिलेगी। तो आई डोंट थिंक ही विल ट्राई दिस अगेन। बट ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। और दूसरी क्वेश्चन, हमास क्या करेगा? हमास कौन है? हमास के 1,000 चलो मर गए, 2,000 मर गए, लेकिन वहां लाखों और लोग हैं, वो खा जाएंगे, फिर से पैदा हो जाएगा हमास। तो ये जब तक और गाजा का पुनर्निर्माण का खर्चा कौन उठाएगा सर? अभी ये भी स्पष्ट साफ नहीं है अभी। ये बाद में आएगा, देखिए कभी नहीं आता है ये। आपने ये तो प्रश्न करता है गाजा का, जो यूक्रेन में हुआ रूस का, उसका कौन खर्चा कौन देगा? ये सब चीजें वॉर में के बाद कोई सोचता नहीं। अभी आप देखेंगे सब लोग खुश हैं कि लड़ाई बंद हो गई। अब पैलेस्टीन ये नहीं कह रहा कि कौन रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वो कह रहे भैया जिंदा निकल गए, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा टीवी पे सेलिब्रेशन। आई थिंक वो बाद में आएगा। आई थिंक द मिडिल ईस्ट कंट्रीज हेल्प करेगी उनके लिए। अभी तक पैलेस्टाइन इज एन इम्पोर्टेंट इशू फॉर देम फ्रॉम द अरब एंड नॉन अरब पॉइंट ऑफ व्यू। वो करेंगे, आई एम श्योर दे विल गिव सपोर्ट, एंड गाजा स्ट्रिप will be reconstructed. Now the question जो I think स्वर्ण ने भी कहा था, डॉक्टर सिंह ने, about this Nobel Prize. There is no doubt that major motivation for this वो ट्रम्प का था Nobel Prize. मेरे को पता नहीं उन्होंने ये इतना क्यों बात फैलाई, बिकॉज ये चीज तो हमको 6 महीने पहले पता था कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज नहीं मिलना है। उनको भी पता था, हमको भी पता था। ही नाउ नोज कि उनको नहीं मिला है। उससे उनकी रवैया चेंज होगी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को कन्विंस करेंगे कोई बात नहीं, अभी तुम 2 साल तो हो और अगले साल मिल सकता है। सो आई डोंट। वो व्हाइट हाउस का इसी तरह का कुछ बयान आया है कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज सर मेरे को थोड़ा सा बताइए, इजराइल की अर्थव्यवस्था 580 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध में झोंका हुआ है, मेरे ख्याल से 40-45 बिलियन डॉलर के आसपास। उससे उबरना, फिर इनके जो रिजर्विस्ट सैनिक हैं वहां पर, वो अगर वापस आते हैं तो वो अपने जीडीपी में योगदान देंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर इजराइल की अर्थव्यवस्था उभरती है तो वहां से सर कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर जो चोक्स थे, जो पॉइंट्स थे, जो बॉटलनेक्स बन गए थे इजराइल के इंगेज होने की वजह से, वो कुछ खुलेंगे सर? ना, वो तो खुलेंगे सर्टनली, क्योंकि सम ऑफ दैट इज ट्रेड विद इजिप्ट, और जगहों का भी ट्रेड है वो जो सारा कुछ रुका हुआ है, वो तो दैट विल स्टॉप, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इजराइल विल गो बैक टू द सटल मेथड्स। वो जो जैसे कि यूएई में आपने देखा था जो हुआ था, कटार में जो
अटैक। अब ये इसी तरह से उनका चलता रहेगा। एक चीज इजराइल की है, एंड आई अंडरस्टैंड फॉर देम कि एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए, वो भूलेंगे नहीं। अक्टूबर 7 तो भूलेंगे नहीं, चाहे नेतन्याहू हो ना कोई ना हो। उन्होंने ज्यादातर जितने लोग थे इन्वॉल्व अक्टूबर 7 सबको एलिमिनेट कर दिया है, और जब तक वो नहीं करेंगे वो रुकेंगे नहीं, चाहे वो ओवरटली करें जैसे अभी कर रहे हैं या कोवर्टली करें, वो तो चलता रहेगा। वो पुरानी कहानी उनकी, कभी नाजीज के अगेंस्ट भी वो ढूंढते जा रहे लोगों को, तो वो तो कहानी इजराइल की कभी खत्म होगी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इस दौर की बात खत्म हो गई है। आई डोंट थिंक ही कैन अगेन डू जो अभी इसकी बात किया है, ये नहीं कर सकेंगे अभी और फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। उनको इतनी सपोर्ट फिर कभी नहीं मिलेगी। ट्रम्प आगे सपोर्ट करेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि जो लॉबी है यूएस में वो कितना सपोर्ट। एब्सोल्युटली सर। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा सवाल अभी रह जाता है कि ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल के या गाज़ा में थोड़े से बड़े फैसले और बड़े बयान देकर समझौते के लिए राज़ी तो कर लिया है, लेकिन समझौता क्या पूर्ण स्थायी समाधान के लिए होगा? अब ट्रंप ने मिस्र में अपने दामाद को भेजा था, जैरेड कुशनर को, अपने दूत स्टीव विटकॉफ को भी भेजा था। 3 दिन की बातचीत में बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, कुछ पे बनी, कुछ पे नहीं बनी। ये बता रहा है कि अभी बहुत सारे पेच अभी बचे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पहला चरण, एक चीज मैं अगर कह दूं, इसमें वर्ल्ड मीडिया पे मैं बहुत दाद देता हूं कि दे केप्ट ब्रिंगिंग आउट कि वहां हो क्या रहा है। हमको अगर मीडिया नहीं होती पता नहीं चलता कि गाजा स्ट्रिप में हो क्या रहा है, तो कितना वहाँ डिजास्टर हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं भूख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीआर के लिए। और एज अ मीडिया पर्सन सर, मैं इसमें भी इजराइल के भीतर जो अच्छी आवाजें हैं, वहाँ का कुछ बढ़िया मीडिया है, उन्होंने भी अच्छा वो किया है वहाँ पर। और डेमोक्रेसी याद करिए, डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली राइट सर। तो होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो, जल्दी हो और सारे पक्षों की रजामंदी से हो। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आप तीनों का। पंत सर बहुत बहुत शुक्रिया, मजन सिंह सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। स्वर्ण सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए।